नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत। मेरे साथ में है आज आप 6 जनवरी 2024 से रिलेटेड इस इंपोर्टेंट सेशंस की क्लास के अंदर, जिसके अंदर जानेंगे आज ऐसे कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है जो करंट रिलेटेड है और उनका करेंगे डिटेल में डिस्कस। तो मेरे साथ में बने रहिए वीडियोस के अंत तक। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है और क्यों अपने लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, आज 6 जनवरी और 6 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी 2024 का आज ये दिन विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को मनाया जाता है। मनाए जाने की शुरुआत कब होती है? 2006 से होती है। यूएन के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया जिसके अंदर युद्ध के अंदर हताहत हुए बच्चे जो 18 साल से कम हो, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिनको विश्व अनाथ दिवस के तौर पे उनको शामिल किया गया है। शुरुआत इसके 2006 में और उसके बाद में हम सब लोगों ने देखा कि अभी तक वर्तमान तक या कह सकते हैं 2024 तक विश्व ने अभी तक कितने युद्ध देखे हैं अभी तक? तो 2 विश्व युद्ध देखे हैं। जो लास्ट में हुआ था 1945 के अंदर होता है और उसके बाद में उस समय ही जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अवधारणा आती है और उसके बाद में यूएन लगातार ये प्रयास करे हुए है, ये बनाए हुए है बढ़त को कि विश्व के अंदर कहीं पे भी अशांति, संघर्ष और युद्ध जैसी स्थितियां नहीं बने। लेकिन इस प्रकार की स्थितियां समय समय के साथ में बनती और बिगड़ती रहती हैं। जो वर्तमान में हम देख रहे हैं कि अभी यूक्रेन और रशिया के मध्य युद्ध चल रहा है, जबकि अलग अलग जगहों पे विश्व के अंदर इस प्रकार के संघर्ष देखने को मिलते हैं। चाहे गृह युद्ध की बात हो जो अफ्रीका के अंदर वर्तमान में अलग अलग देशों के अंदर चलता रहता है, जबकि अभी वर्तमान में हमास और इजराइल के मध्य चल रहा है। और इससे पहले भी भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन के साथ में भी इस प्रकार के युद्ध यूएन को देखने को मिले थे। लेकिन अभी भी यूएन के अंदर सुधार की गुंजाइश होना बहुत बाकी है कि 140 करोड़ के आसपास की जनसंख्या वाला देश, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, जो अभी भी स्थायी सदस्य यूएन का नहीं बन पाया है, तो यह भी अपने लिए एक बड़ी बात है और यूएन के लिए एक चिंता का विषय। इसलिए यूएन का अभी तक लोकतांत्रिकरण अभी भी नहीं हुआ है। अब बात करते हैं कि 6 जनवरी 2024 को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि यूनिसेफ एक यूएन की ही संस्था, यूनिसेफ हम सब लोगों को पता, जो बच्चों के लिए काम करती है। और उसके जो आंकड़े आए हैं वो मैं आपको बताता हूं। काफी भयावह जो आंकड़े वो देखने को मिल रहे हैं, जिसके अंदर 153 मिलियन लोग, बच्चे, 153 मिलियन बच्चे जो वर्तमान में विश्व के अंदर अनाथ हैं। बड़ा आंकड़ा है और इनको सहेजने के लिए, उनके अधिकारों को और ज्यादा सशक्त बनाने के लिए इस प्रकार के प्रयास यूएन के द्वारा भी करे जाते हैं और यूनिसेफ के द्वारा भी करे जाते हैं। तो आज 6 जनवरी और 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ में। चलिए देखते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। हाल ही में इंडिया रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया? जिस प्रकार आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, फिंच, मूडीज, आरबीआई, ये जितने भी प्रकार की जो वैश्विक संस्थाएं हैं, और आरबीआई जो यहां की भारत का सबसे बड़ा बैंक या कह सकते हैं रिजर्व बैंक, सरकार का बैंकर के रूप में कार्य करता है रिजर्व बैंक, उसके द्वारा यह सब जो एजेंसीज हैं उनके द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में अलग अलग प्रकार के अनुमान लगाए गए हैं, जिसके अंदर 6.1 से लेकर के और 6.3% वार्षिक वृद्धि दर भारत की जीडीपी के अनुमान इन सब संस्थाओं ने लगाए हैं। अब बात कर रहे हैं कि अभी इंडिया रेटिंग्स के अनुसार चालू वित्त वर्ष जो अभी वर्तमान में जो चल रहा है उसमें वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का उन्होंने अनुमान लगाया है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6.7%। ये अभी वर्तमान में इंडियन रेटिंग्स एजेंसी है, उसने इस प्रकार का अनुमान लगाया है। अब बात करते हैं भारतीय संदर्भ में कि आरबीआई ने भारत की जो जीडीपी है उसका प्रतिशत या कह सकते हैं विकास की जो दर है वो कितनी प्रतिशत रहने वाली है? तो आरबीआई ने 6.5 से लेकर के और उसको बढ़ा करके कितना कर दिया? 7% कर दिया है। आरबीआई ने 7% किया। इसके अलावा हमारी जो वित्त मंत्री महोदया है उनके द्वारा ये कहना स्टेटमेंट आया कि 2027 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है।
तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट। वैसे अगर अभी वर्तमान में देखा जाए तो इससे पहले जो भारत से पहले अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान और उसके बाद में पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पे माना जा रहा है, लेकिन 2027 तक आते आते भारत जर्मनी और जापान जैसे शरीके देश हैं उनको पीछे छोड़ करके और नंबर 3 के स्थान पर काबिज हो सकता है। इस प्रकार का अनुमान हमारी वित्त मंत्री महोदया ने लगाया है। बहरहाल आप इस प्रश्न के माध्यम से देख रहे हैं कि इंडिया रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जो वृद्धि दर का जो अनुमान लगाया है वो है 6.7% के द्वारा। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। इसरो के उपग्रह GSAT-20 ये पहले क्या है इसको समझ लेते हैं, उसके बाद में इस रॉकेट से किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया जाएगा। तो GSAT वही है जिसके अंदर दूरसंचार, प्राकृतिक आपदा, संचार तरंगे और बेहतर कनेक्टिविटी, इनको कवर करने के लिए इस प्रकार का एक प्रक्षेपण GSAT-20 को वर्तमान में लॉन्च किया जाएगा। अब बात करते हैं कि भारत ऐसा पहला देश या कह सकते हैं इसरो के द्वारा ये जो उपग्रह है इसको लॉन्च करने के लिए इसरो नहीं कर रहा है इसको, इस बार थोड़ी सी चीजें क्या हुई है, चेंज हुई है। इसको कौन लॉन्च करने वाला है? तो इसको लॉन्च करने वाला है एलन मस्क की कंपनी। एलन मस्क की कंपनी है जिसको स्पेस एक्स के नाम से जाना जाता है और ये अमेरिका स्थित एक निजी कंपनी है जिसके मालिक है एलन मस्क। उसके द्वारा फॉल्कन 9 जो प्रक्षेपण यान है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। हालांकि इसरो भी ऐसा काम कर सकता था, लेकिन इस बार के जो इस प्रकार के जो उपग्रह होते हैं जो एक हाईली डेंसिटी वाले उपग्रह होते हैं, इनको एक निश्चित स्थान के ऊपर वहां पे पहुंचाया जाता है और उसके लिए इस बार हमने किसकी हेल्प ली है? फाल्कन 9 जो एक निजी स्पेस एक्स एजेंसी है, हम सब लोगों को विदित पहले से, और ये अमेरिका की एजेंसी और इसके जो मालिक है जिनका नाम एलन मस्क है। तो इसका जो आंसर होने वाला है कि इसरो के उपग्रह GSAT-20 को किसके द्वारा, किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो रॉकेट का जो इस्तेमाल है वो किया जाएगा अमेरिका की निजी स्पेस कंपनी फाल्कन 9 के द्वारा और उसके बाद में इसको अंतरिक्ष के अंदर क्या कर दिया जाएगा? इसको वहां पे प्रक्षेपित कर दिया जाएगा। काम क्यों कौन से आएगा मैं आपको ऑलरेडी पहले से बता चुका हूं। दूरसंचार में काम आने वाला है, प्राकृतिक आपदा में काम आने वाला है, संचार तरंगों के माध्यम से और बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए इस प्रकार का जो उपग्रह है वो काम में आने वाला है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात समिट के मुख्य अतिथि होंगे? अब बात करते हैं वाइब्रेंट गुजरात क्या है और इसकी शुरुआत कब होती है। इसकी शुरुआत होती है 2003 में। अभी वर्तमान में 20 साल पूरे इसने कर लिए हैं और इसका उद्देश्य यही है कि निवेश संवर्धन, निवेश को, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत करी गई थी 2003 में। उसके बाद में लगातार 2 साल के बाद में हर 2 साल के बाद में इसको क्या किया जाता है, यहां पे आयोजित इस समिट को किया जाता है। अब ये समिट कब होने वाली है? तो ये होने वाली 10 से 12 जनवरी 2024 को ये होने वाली है और इसके अंदर विश्व के जो निवेश के प्रति जो इच्छुक लोग हैं या जो कंपनीज है वो यहाँ पे क्या करते हैं, निवेश करते हैं। और हम सब लोगों को पहले से विदित कि भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर गुजरात जो मॉडल है उसका अलग से नाम लिया जाता है। तो इसी की तर्ज के ऊपर, क्योंकि इसकी शुरुआत 2003 के अंदर हुई थी और उसके बाद में प्रधानमंत्री, जो माननीय प्रधानमंत्री उस समय वहां पे क्या हुआ करते थे, वहां पे मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उसी के समय में, उनके समय पे इसकी शुरुआत की गई थी। अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसके अंदर कौन से देश के जो वहां के प्रधानमंत्री होंगे वो यहां पे क्या लेंगे, इस बैठक में शिरकत करेंगे और अध्यक्ष भी वो बनेंगे। उसके इसका आंसर क्या हो जाएगा? चेक गणराज्य। अब इसके अंदर कौन कौन से जो है मसौदे तैयार करे जा रहे हैं, कौन कौन सी चीजें अभी हो सकती हैं। वैसे गुजरात वर्तमान में पहले से चर्चा के अंदर डायमंड बोर्स हम सब लोगों को विदित विश्व का सबसे बड़ा कमर्शियल स्पेस वाला ऑफिस जो विश्व में पेंटागन जो
अमेरिका में है, जो रक्षा मंत्रालय का जो कार्यालय है उसको भी पीछे छोड़ करके बहुत बड़ा एक यहां पे वर्किंग स्पेस अभी वर्तमान में सूरत के अंदर स्थापित किया गया है। उद्देश्य क्या है? सूरत विश्व की सबसे बड़ी हीरा मंडी के नाम से इसको जाना जाता है, और सारे जो निवेशक हैं जो हीरे से संबंधित होते हैं, यहाँ के जो व्यापारी होते हैं, वो भी कहां पे कर सकते हैं? अपने व्यापार विनिमय जो विनिमय है वो कहां पे कर सकेंगे? वो कर सकेंगे यहाँ पे सूरत के अंदर। और बाद में आपको और बताता चलूं कि इसी के जो समिट होने वाला है उसके अंदर एक बहुत बड़ी चीज और करी जाएगी कि अभी वर्तमान में द्वारकाधीश जी के जो दर्शन करने, द्वारकाधीश बेल्ट जिनको बोला जाता है, वहां पे दर्शन करने के लिए इस समिट के अंदर एक चीज और होने वाली है कि इसके अंदर सबमरीन से पर्यटकों को समुद्र के अंदर से द्वारकाधीश के क्या कराए जाएंगे? दर्शन कराए जाएंगे, क्योंकि जो द्वारकाधीश है वो समुद्र के अंदर विद्यमान है। ये कह सकते हैं कि किसी काल के समय वहां पे ये समुद्र के अंदर समाहित हो गई थी। तो पर्यटकों को रोमांच भरने के लिए अभी सबमरीन का जो समझौता है वो भी किसके साथ में होने वाला है? गुजरात सरकार के साथ है। मजगांव डॉकयार्ड के साथ में इस प्रकार का समझौता गुजरात सरकार करने वाली है। कब? 10 से 12 जनवरी में अभी वर्तमान में जो वाइब्रेंट गुजरात का जो सम्मेलन होने वाला है वहां पे इस प्रकार के सौदे किए जा सकते हैं। इसके अलावा भी गुजरात में निवेश संवर्धन की जो अपार संभावनाएं हैं, वहां पे और भी ऐसे निवेशक यहां पे आ सकते हैं और अपना निवेश कर सकते हैं। तो बहरहाल इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो होने वाला है कि जो चेक गणराज्य के जो प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ पे इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं, और प्रधानमंत्री क्या होंगे? वहां पे भी उपस्थित इसमें होंगे। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। हाल ही में कौन मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023 की विजेता बनी है? और इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? रूपिका ग्रोवर मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023 की विजेता बनी है। ये लगातार ये कह सकते हैं समय समय पर इस प्रकार की सौंदर्य प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जिसमें अभी निकारागुआ एक छोटा सा देश, और वहां की भी एक महिला भी क्या बनी है? मिस वर्ल्ड बनी है। तो किसी भी देश चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सबको प्रतिनिधित्व करने का जो मौका मिले उसी के संदर्भ में इस प्रकार की जो प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है रूपिका ग्रोवर। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन करा जाएगा? और इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु के अंदर कलपक्कम नामक स्थान, वहां पर इस प्रकार का फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन वर्तमान में वहां पे उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने किया। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि ऊर्जा क्षमता को बढ़ाना, एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाना है, और स्वच्छ ऊर्जा जिसके अंदर कह सकते हैं भी नवीनीकरणीय ऊर्जा को यूरेनियम के माध्यम से और ज्यादा क्या करना है? उसको बढ़ाना, उसका संवर्धन करना, और भारत की जितनी भी जो घरेलू आपूर्ति हो सकती है और अपनी ऊर्जा आवश्यकताएं जितनी भी जो प्रकार की भारत को जो वर्तमान में हो रही है, उनको यही अपनी जो जरूरतें हैं उनको घरेलू स्तर पे ही क्या किया जाए? उसको पूरा किया जा सके। अब बात करते हैं कुंडनकुलम क्या है? यह भी तमिलनाडु का ही एक रसिया के सहयोग से, रूस के सहयोग से एक रिएक्टर प्लांट वर्तमान में अभी, पहले तो 2002 में इसको स्थापित तो कर दिया गया था, लेकिन वर्तमान में इसको पुनः चालू किया गया है। तो ये भी कहा है कुंडनकुलम, ये भी तमिलनाडु के अंदर ही है। तो हाल ही के अंदर कुंडनकुलम और कलपक्कम दोनों ही वर्तमान में चर्चाओं में बने हुए हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी वर्तमान में 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन कहां किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा न्यू दिल्ली, भारत की राजधानी। वहां पे आत्मनिर्भर भारत का जो है वो एक यहाँ पे बहुत बड़ा समिट होने वाला है, जिसका आयोजन न्यू दिल्ली में किया जाएगा। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं कि आत्मनिर्भर का मतलब, अगर हम इंडिपेंडेंट हो रहे हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वर्तमान में भारत के संदर्भ में अच्छी नहीं दिखती हैं, कह सकते हैं उस पर काम करने की आवश्यकता है, जिसके अंदर रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी
और एक अपन कह सकते हैं कि जितनी भी जो आतंकवाद जैसी चीजें हैं जो भारत के लिए काफी चिंता का सबब काफी लंबे दशकों से बनी हुई, इस पे भी काम करने की आवश्यकता है। तो इसीलिए 2024 का जो न्यू दिल्ली के अंदर भारत उत्सव 2024 का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो देश, विभिन्न प्रकार के भी देश कह सकते हैं, विश्व के अनेक देश इसके अंदर भाग लेने वाले हैं और बहुत सारे उद्यमी, बात करें कला, संस्कृति, पर्यावरण, सुरक्षा, चुनौतियां और साथ में लोगों का जीवन स्तर किस प्रकार ऊंचा बढ़ाया जाए, इसके लिए आत्मनिर्भर भारत 2024 का अभी वर्तमान में नई दिल्ली के अंदर आयोजन किया जा रहा है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई की मंजूरी हासिल करने वाली पहली भारतीय इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर कंपनी कौन सी बनी है? आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? ओला इलेक्ट्रिकल्स। ये क्या ईवी व्हीकल्स है, हम सब लोगों को पहले से विदित। और ईवी व्हीकल्स की कतार के अंदर जो और सारी जो कंपनी, जिसके अंदर कौन सा? हीरो इलेक्ट्रिक्स भी है, अल्ट्रावाइट है और इसके अलावा महिंद्रा है और हीरो, होंडा, इस प्रकार की कंपनियों ने भी क्या करी थी, आप यहां पे निविदाएं आमंत्रित करी थी और वहां पे वो स्थान नहीं बना पाई और लास्ट में हत्या जो है किसने बनाया? ये तो बनाया है ओला इलेक्ट्रिक्स ने। ओला इलेक्ट्रिक्स ने प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई की मंजूरी हासिल करने वाली देश की पहली भारतीय इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर कंपनी ये बन गई है। और हम सब लोग अभी देख रहे हैं कि हाल ही के अंदर जिस प्रकार ईवी व्हीकल्स का चलन बढ़ा है और जिसकी वजह से सरकार एक अभी ईवी व्हीकल्स के लिए पॉलिसी भी लेकर के आई है, जिसके अंदर 2030 तक ये कहा जा रहा है कि जितने भी प्रकार के जो गिग वर्कर्स हैं उनको अनिवार्य रूप से क्या किया जाएगा? ईवी व्हीकल्स के साथ में चलना उनको पड़ेगा। और भारत सरकार का एक ही उद्देश्य है कि जिस प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और साथ में कच्चे तेल का जो आयात या कह सकते हैं भारत के राजस्व का बहुत बड़ा एक हिस्सा जो कच्चे तेल पे चला जाता है, उसको रोकने के लिए हम क्या किस पे जा रहे हैं? ईवी व्हीकल्स पे ही जा रहे हैं। और बहुत सारी राज्य सरकारें इसके ऊपर बहुत बड़ा एक इंसेंटिव भी दे रही है कि जिसके अंदर लोग ज्यादा से ज्यादा ईवी खरीदने के लिए क्या हो? प्रोत्साहित हो। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? ओला इलेक्ट्रिकल्स। जानते हैं प्रश्न संख्या 8। हाल ही में कैबिनेट द्वारा किस हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है? आंसर इसका क्या हो जाएगा? महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा अयोध्या धाम, ये इसका आंसर हो जाएगा। पहले क्या नाम हुआ करता था? अयोध्या का नाम हुआ करता था फैजाबाद, और फैजाबाद का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? वर्तमान में अयोध्या कर दिया गया। वैसे देखा जाए तो यूपी के अंदर वर्तमान में स्थानों के नाम चेंज करने का प्रचलन काफी बड़ा है और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे नगर हैं जिनके नाम चेंज करके क्या कर दिए गए? चेंज करके अभी वर्तमान में देखा हमने कि मुगल सराय जो रेलवे स्टेशन था जिसका नाम चेंज करके दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया, जबकि झांसी जिसका नाम पहले हुआ करता था रेलवे स्टेशन का, उसका क्या कर दिया गया? अभी वीर शिरोमणि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन इसका कर दिया गया। आजादी की लड़ाई के अंदर जो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम होता है, जिसके अंदर लक्ष्मीबाई का जो जिस प्रकार का अदम्य साहस हम सब लोगों ने इतिहास के माध्यम से पढ़ा है, उसके बाद में लक्ष्मीबाई को इतिहास के अंदर उचित जगह देने के लिए इस प्रकार के नाम चेंजेस की वगैरह की चीजें भी कर रही हैं। और भारतीय जो जितनी भी पुस्तकें जो एनसीईआरटी की हैं उनके अंदर इनका नाम भी जो है वो अलग अलग जगह पर जोड़ा जा रहा है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा अयोध्या धाम। अब बात करते हैं वर्तमान में अयोध्या काफी चर्चाओं में बनी हुई है क्योंकि 17 जनवरी को रामलला को पहले नगर भ्रमण के लिए 5 किलोमीटर की परिधि वाले व्यास में उनका भ्रमण कराया जाएगा। उस 5 किलोमीटर के आसपास किसी प्रकार की शराब की दुकानें, चाहे मांस मदिरा, जितनी भी प्रकार की जो एक्टिविटीज होती हैं उनको वहां पे पूर्णतया प्रतिबंध कर दिया गया। उसके बाद में 22 जनवरी को रामलला को क्या किया? विधिवत स्थापित किया जाएगा और भारत के लिए बहुत बड़ा ये गौरवान्वित करने वाला क्षण है। तो वर्तमान में अयोध्या, यूपी और भारत के अंदर इस प्रकार की चर्चाएं जो है वर्तमान में काफी बज बनी हुई है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला? महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा अयोध्या धाम। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9।
हाल ही में भारत और किस देश के मध्य 147 वर्ष के इतिहास का सबसे छोटा मैच खेला गया? और इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? साउथ अफ्रीका। मात्र 107 जो है वो क्या बने थे अपने ओवर। 107 ओवर के अंदर ही पूरा मैच क्या हो गया? फिनिश हो गया। और ये कहां पे हुआ है? और इंडिया ने इस मैच को केप टाउन के अंदर होता है, और केप टाउन का जो टेस्ट था उसको भारत ने जीत लिया। वैसे देखा जाए तो जो सीरीज थी उसको 1-1 से क्या मिल गई? उसको बराबरी हो गई। वर्तमान में टेस्ट टीम के जो कैप्टन है भारत के, उन जिनका नाम रोहित शर्मा है, और भारत ने इस टेस्ट को 7 विकेट से जीत लिया। कितने विकेट से जीता है? 7 विकेट से इसको जीत लिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? साउथ अफ्रीका हो जाएगा। चलिए जानते अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आबकारी एवं कराधान विभाग के माध्यम से वन टाइम सेटलमेंट 2023 ओटीएस की योजना शुरुआत करी है इसकी? और आंसर इसका क्या हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। वहां के जो मुख्यमंत्री जिनका नाम क्या है? मनोहर लाल खट्टर। वर्तमान में हरियाणा इसलिए भी चर्चाओं में बना हुआ था कि वहां पे बुजुर्गों, ट्रांसजेंडर और जो बेरोजगार युवा हैं और जिनकी शादी नहीं हुई है उनको भी पेंशन योजना से लाभान्वित करा जाएगा। ऐसा राज्य भी कौन सा बना था? हरियाणा बना था। इसके अलावा गीता महोत्सव का समापन भी अभी वर्तमान में हरियाणा में ही किया गया है। तो यह भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, जो ऑलरेडी पहले से केंद्र शासित प्रदेश, हरियाणा और पंजाब दोनों की जो संयुक्त जो राजधानी है वो कौन सी है? चंडीगढ़ है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न देखते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सैन्य उपकरणों के लिए कितने रुपए के अनुबंध पर क्या करें? हस्ताक्षर करें। और इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? 802 करोड़ रुपए का। 802 करोड़ रुपए का एक ऐसा अनुबंध करा है जिसके अंदर रक्षा मंत्रालय ने 2 प्रकार की चीजें करी है, और 2 कंपनियां हैं जिनका नाम है, एक तो जुपिटर और दूसरा है BEML। ये दोनों स्वदेशी कंपनियां, इनको 802 करोड़ रुपए का क्या दिया गया है? एक ठेका दिया गया, जिसके अंदर ये स्वदेशी उत्पाद निर्मित करके और भारतीय सेना को क्या करने वाली है? ये देने वाली हैं। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें करी जाएंगी? इसके अंदर एक तो किया जाएगा मैकेनाइज्ड। अभी जो हम सब लोग दो देखते हैं जो माइंस होते हैं, मैकेनिकल माइंस इक्विपमेंट, इसको प्रोवाइड कौन सी करवाएगी? ये जुपिटर कंपनी करवाने वाली है। इसके साथ साथ में एक करवाने वाली है बोगी। ये कौन सी है? ये बोगी वो है जो मिलिट्री के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए जिस प्रकार का आयुध, सशस्त्र सेना और उसके जो अलग अलग जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर कौन से होते हैं? टैंक्स होते हैं, BMP होती हैं, और साथ में बड़ी क्या होती है? गन्स का मतलब कौन कौन सी? जिसके अंदर बोफोर्स भी कह सकते हैं, और बहुत सारी अन्य गन है, उनको भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इस प्रकार की बोगी और वैगन्स की आवश्यकता होती है। उन्हीं के लिए रक्षा मंत्रालय ने सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए भारत की ही 2 कंपनियां जो स्वदेशी हैं उनके साथ में 802 करोड़ रुपए का क्या किया है? उनको एक ऑर्डर प्लेस किया है, जिसके अंदर क्या होगा? एक तो होगा मैकेनाइज्ड माइंस इक्विपमेंट, और नंबर 2 पे होगा कौन सा? ओपन बोगी वेपन। यह कह सकते हैं जो वेगन्स होती हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे उनको ले जाया जाता है, उसके संदर्भ में 2 प्रकार की डील्स अभी वर्तमान में रक्षा मंत्रालय ने इन कंपनियों के साथ में की हैं। तो बहरहाल आज के सेशन में इतना ही। बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।